नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। ठीक है साथियों, तो ये पर्यावरण की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए SCRT बेस्ड क्वेश्चन जो आपके यहाँ 1 to 8 क्लास के आते हैं, मान के चलिए 15 क्वेश्चन का दारोमदार रहता है आपकी इस एग्ज़ाम में SCRT की बुकों का। ठीक है, जो आपकी प्राथमिक विद्यालय में चलती हैं। ठीक है साथियों, तो जिसमें मैंने 300 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं दूसरी सीरीज में। ठीक है साथियों, तो ये आपकी तीसरी सीरीज चलेगी 100 क्वेश्चन तक, जिसमें आपके 400 क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हों, ठीक है, सही लग रहे हों, ठीक है साथियों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आप आ ही गए हैं चैनल पे। ठीक है साथियों, और जो कुछ भी गलतियाँ हो रही हों हमसे, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करिए, इस चीज़ के रिकमेंड करिए। ठीक है साथियों, तो उस चीज़ को मैं क्या करूँ, सुधार सकूँ। ठीक है साथियों, तो चलते हैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 301 पर। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 301 की स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर करता है। ठीक है साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर करता है। ठीक है साथियों, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है साथियों, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है साथियों, असम, नागालैंड, अरुणाचल व मिजोरम राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। वो कहाँ पे है आपका, गुवाहाटी में। ठीक है साथी, कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। ठीक है साथियों, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। वो आपका कहाँ है, गुवाहाटी राज्य में है। ठीक है साथियों, केरल व लक्षद्वीप के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। कहाँ पे, केरला में। ठीक है साथियों, केरल व लक्षद्वीप के लिए एक उच्च न्यायालय है, वह कहाँ पे है, आपका केरल में है। ठीक है साथियों, इस समय हमारे देश में 24 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है साथियों, इस समय हमारे देश में 24 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। भारत ने एकल न्यायपालिका की व्यवस्था को क्या किया है, अपनाया है। ठीक है साथियों, 26 नवंबर 1950 को भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता में कानूनी सहायता योजना कार्यान्वित समिति को नियुक्ति की, जिसके माध्यम से लोक अदालत लगाई जाने लगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बनेगा लोक अदालतें कब से लगना चालू हुई थी, 26 नवंबर 1980 को। यानी प्रधान न्यायाधीश एक थे आपके PN भगवती। ठीक है, उन्होंने कानूनी सहायता के कार्यान्वयन के लिए क्या किया था, लोक अदालतें लगाए जाने का क्या किया था, काम किया था। ठीक है साथियों, कि लोक अदालत लगाई जाए किसी एक विशेष दिन, और वहां पे सभी मुद्दों का उसी दिन क्या किया जाए, निपटारा कर दिया जाए। ठीक है साथियों, तो इसके लगाने का श्रेय किसको जाता है, PN भगवती महोदय को। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट है कि जनहित अभियोगों की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने की। भारत में इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। जनहित अभियोगों की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। ठीक है साथियों, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कैसे देश हैं, आपके सार्क देश हैं, जिन्हें हम दक्षेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है साथियों, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कैसे देश हैं, आपके सार्क देश हैं, जिन्हें हम दक्षेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है साथियों, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन सुरक्षा परिषद के क्या हैं, स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
उसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों कहाँ पे है? हेग में है। ठीक है साथियों। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है साथियों। फिर अगला स्टेटमेंट है आपका साथियों क्या कि खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। कहाँ पे है साथियों? रोम में है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में है। ठीक है साथियों। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNFSCO की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है साथियों। वर्तमान में 195 सदस्य इसके क्या हैं? देश हैं। ठीक है। इसके देश कितने हैं? 195 देश जो हैं इसके क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है साथियों? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई। इसका मुख्यालय साथियों कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1984 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1984 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? जेनेवा में है। ठीक है साथियों। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित देश क्वेश्चन बनता है तो नेपाल, भूटान, चीन। ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन से देश स्थित है साथियों? नेपाल, भूटान, चीन। ठीक है साथियों। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कौन से देश स्थित हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है साथियों। क्वेश्चन बनता है कि भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित देशों के नाम लिखिए, तो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन से राज्य हैं? उत्तर पूर्वी सीमा पर आपका म्यांमार व बांग्लादेश है। उत्तर पूर्वी सीमा पर आपका क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है साथियों। दक्षिण की समुद्री सीमा पर क्या है आपका? हिंद महासागर है। दक्षिण की समुद्री सीमा पर आपका क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है साथियों। अगला है स्टेटमेंट आपका क्या कि सबसे लंबी सीमा रेखा भारत की किस देश के साथ है? तो भारत और बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा रेखा है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है साथियों। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है साथियों। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। पहली है आपकी पर्वतीय मिट्टी, दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, तीसरी है मरुस्थलीय मिट्टी, चौथी है काली मिट्टी, पांचवी है लाल मिट्टी और छठवीं है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है साथियों। छठवीं है आपकी क्या? लैटेराइट मिट्टी। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि पर्वतीय भाग में नवीन पथरीली व चूना युक्त मिट्टी मिलती है, जिसमें क्या होती है? चाय की खेती होती है। पर्वतीय भाग में यानी पथरीली मिट्टी में क्या होता है? चूना युक्त क्या होती है? मिट्टी होती है, जो किसके लिए उपयोगी है? चाय की खेती के लिए क्या है साथियों? उपयोगी है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है साथियों कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जीवाश्म युक्त मिट्टी को जलोढ़, कांप या खादरी मिट्टी कहते हैं। ठीक है साथियों। नदियों द्वारा जो भी जीवाश्म बहाकर लाया जाता है, उससे जो भी मिट्टी बनती है उसे हम जलोढ़, कांप या खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है साथियों। कादरी मिट्टी कहते हैं। ठीक है साथियों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो कैसी मिट्टी होती है? बांगर मिट्टी होती है। नदियों द्वारा नवीन काप मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है साथियों। मरुस्थलीय भाग की मिट्टी को कल्लर, ऊसर, थूर और राकड़ नामों से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय भाग की मिट्टी को हम कल्लर, ऊसर, थूर और राकड़ के नामों से जानते हैं। ठीक है साथियों। जिस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों के जमने से हुआ हो उसे हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों के जमने से हुआ हो उसे हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है साथियों। जिस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों के जमने से हुआ हो उसे हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है साथियों। गर्मी में कैपिलरी छिद्रों द्वारा लोहे की जंग से उत्पन्न मिट्टी को लाल मिट्टी कहते हैं।
गर्मी में कैपिलरी छिद्रों द्वारा लोहे की जंग से उत्पन्न मिट्टी को लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है साथियों। लैटेराइट मिट्टी का रंग पीला होता है, इसमें चाय, रबड़, काजू, कहवा, गन्ने की खेती होती है। लैटेराइट मिट्टी का रंग पीला होता है, इसमें चाय, रबड़, काजू, कहवा व गन्ने की क्या होती है? खेती होती है। ठीक है साथियों। अगला स्टेटमेंट आपका आता है क्या? अगला स्टेटमेंट आता है आपका साथियों कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग यानी जल मार्ग जो है आपका नदियों में या समुद्र में जो जल मार्ग बनते हैं उनकी स्थापना 1986 में हुई है, जिसका मुख्यालय आपका क्या है? कोलकाता में है। ठीक है साथियों। इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग का नाम NW फर्स्ट है, जो 1620 किलोमीटर है। ठीक है साथियों। इलाहाबाद से हल्दिया तक के जलमार्ग का नाम NW फर्स्ट है, जो 1620 किलोमीटर है। ठीक है साथियों। पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम स्थान पर है। ठीक है। पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्र नामक स्थान पर क्या हुई थी? बनी थी। ठीक है साथियों। दामोदर नदी घाटी योजना का निर्माण अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार हुआ है। अमेरिका में जैसे टेनेसी घाटी नदी परियोजना बनी थी, उसी का प्रारूप लेकर भारत में क्या किया गया था? दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। ठीक है साथियों। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। यह विश्व में दूसरे नंबर की परियोजना है। ठीक है साथियों। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। यह विश्व में दूसरे नंबर की क्या है? परियोजना है। ठीक है साथियों। भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर हुआ था। भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है साथियों। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में हुआ था। उड़ीसा में इसे क्या कहते हैं? नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं। उड़ीसा में इसे क्या कहते हैं साथियों? नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं। उड़ीसा में इसे हम नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं। ठीक है साथियों। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में इसे नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं। ठीक है साथियों। रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया था। रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर रिहंद बांध बनाया गया। ठीक है साथियों। रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है साथियों। रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ सागर नामक एक कृत्रिम झील है, बनाई गई थी, जो भारत की सबसे क्या है? बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आपका आता है क्या साथियों कि तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों की सम्मिलित परियोजना है। यह कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों की सम्मिलित परियोजना है। यह कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका साथियों कि नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना राज्य के नलगोंड जिले में कृष्णा नदी पर बनाई गई। ठीक है साथियों। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना राज्य के नलगोंड जिले में कृष्णा नदी पर बनाई गई। ठीक है साथियों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 नवंबर 1984 राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों। टिहरी बांध विश्व का 5वां तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध विश्व का 5वां तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है साथियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के तीर्थ और मंदिर की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के तीर्थ और मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है साथियों। केंद्रीय जल आयोग है दिल्ली में और बना कब था? 1985 में। ठीक है साथियों। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खड़गवासला पुणे में है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला कहाँ पे है? पुणे में है। केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ पे है आपका? बंगलौर में 1970 में बना था। केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ पे है? बंगलौर में है, 1970 में बना था। ठीक है साथियों। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग कहाँ पे है? पटना बिहार में 1972 में बना था गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग। ठीक है साथियों। उसके बाद आपका आता है
वर्षा जल के संग्रहण में राजस्थान की स्वयंसेवी संस्था तरुण भारत संघ का विशेष योगदान है। ठीक है, तरुण भारत संघ क्या करती है, वर्षा जल को संचित करती है, जिसे हम बाद में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि तरुण भारत संघ का संबंध किससे है, तो किससे है, वर्षा के जल के संचयन से है। किस राज्य की परियोजना है, तो किस राज्य की है, राजस्थान की है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है साथियों आपका क्या, कि भारत में 5 प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश हैं। भारत में कितने वनस्पति प्रदेश हैं, 5 हैं। तो पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा सदाबहारी वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कटीले वन तथा झाड़ियां, चौथा है ज्वारीय वन, पांचवा है आपका क्या, पर्वतीय वन। ठीक है साथियों, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया, 25 अक्टूबर 1980 को। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 25 अक्टूबर 1980 को। ठीक है साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया। ठीक है साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ठीक है साथियों, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं लागू किया गया। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1954 में बना, लायन प्रोजेक्ट 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, बायोस्फीयर रिजर्व 1972। भारत में 3 प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो 3 प्रकार का भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, 3 प्रकार भारत का कोयला पाया जाता है। एक है आपका क्या, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है साथियों, प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र सन 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर बनाया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, जो एशिया का क्या है, सबसे बड़ा केंद्र है तारापुर कल्प। ठीक है साथियों, उसके बाद दूसरा केंद्र कोटा के करीब रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया। यह चंबल नदी के राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है, जो कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है साथियों, दूसरा केंद्र परमाणु ऊर्जा का जो बना है कोटा में बना है, कोटा के करीब एक जगह है रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है। यह चंबल नदी के राणा प्रताप सागर बांध पर क्या है, स्थित है, जो कनाडा के सहयोग से क्या कर रही है, चलाई जा रही है। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट है आपका साथियों, कि तीसरा केंद्र चेन्नई के निकट कलपक्कम में बनाया गया, जो पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका, परमाणु केंद्र ऐसा कौन सा परमाणु केंद्र है जो पूर्णतः स्वदेशी है, तो चेन्नई में कलपक्कम नामक स्थान पर जो बना है वो पूर्णतः क्या है, आपका स्वदेशी है। ठीक है साथियों, चौथा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे नरौरा नामक स्थान पर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है साथियों, चौथा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे नरौरा नामक स्थान पर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है साथियों, पांचवा केंद्र गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर काकरा पारा नामक स्थान पर बनाया गया है। पांचवा केंद्र गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर काकरा पारा नामक स्थान पर क्या किया गया है, बनाया गया है। यानी ये पांचवा केंद्र आपका किसका है, परमाणु ऊर्जा का है। ठीक है साथियों, अगला है छठवां परमाणु केंद्र आपका कहाँ है, कर्नाटक राज्य के केगा नामक स्थान पर बनाया गया है। छठवां केंद्र कर्नाटक राज्य के केगा नामक स्थान पर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है साथियों, भारत में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लैटरेराइट किस्म का अयस्क पाया जाता है। भारत में कौन सा अयस्क पाया जाता है, भारत में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लैटेराइट किस्म का क्या होता है, अयस्क पाया जाता है। ठीक है साथियों, बहुमुखी प्रतिभा वाला खनिज कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मैग्नीज को कहा जाता है। मैग्नीज ही एक ऐसा खनिज है जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है। ठीक है साथियों, सन 1901 से 1921 के बीच को स्थिर जनसंख्या अवधिकाल कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या था, प्लेग रोग का प्रभाव। ठीक है, प्लेग रोग का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया था कि भारत की जनसंख्या क्या हो गई थी, स्थिर हो गई थी। यानी 1901 से 1921 के बीच के वर्ष को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या अवधि के स्थिर का काल। ठीक है साथियों, यानी इसमें क्या हुई थी, जनसंख्या स्थिर हो गई थी। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट है साथियों आपका क्या, 1921 से 1951 के बीच को मंद जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। 1921 से 1951 के बीच को मंद जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। 1951 से 2000 तक की अवधि को तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। 1951 से 2001 तक की अवधि को तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। 2011 में जनसंख्या घनत्व
382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। ठीक है साथियों, 2011 में लिंगानुपात 943 हो गया था, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ठीक है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता 64.6% तथा पुरुष साक्षरता 80.91% थी। ठीक है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता 64.6% तथा पुरुष साक्षरता 80.91% है। ठीक है साथियों, केरल राज्य की साक्षरता दर 94% है, यानी भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन है? आपका केरल है। ठीक है साथियों, और सबसे कम साक्षर राज्य आपका क्या है? बिहार है, 61.8%। ठीक है साथियों, उसके बाद 2011 के अनुसार साक्षरता अनुपात कितना परसेंट हो गया? 73% हो गया था। ठीक है साथियों, कितना हो गया था? 73% हो गया। अगला स्टेटमेंट है साथियों आपका कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दालें, मक्का, तिलहन, ये सभी क्या हैं? आपकी खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद औद्योगिक फसलें आपकी कौन सी आती हैं? गन्ना, कपास, जूट, रेशम, फल, ये सभी आपकी क्या हैं? औद्योगिक फसलें हैं। ठीक है साथियों, पेय व बागाती फसलें कौन सी आती? चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू, ये आपकी क्या हैं? पेय एवं बागाती फसलें हैं। ठीक है साथियों, चाय की खेती भारत में 1840 में विलियम बेंटिक ने प्रारंभ करवाई थी। भारत में जो चाय की खेती किसने चालू करवाई थी? विलियम बेंटिक ने 1840 में। ठीक है साथियों, सभी लोगों को ऐसे चाय पसंद होगी, ठंडी का मौसम है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका क्या? खेत, किसान, पशु मिलकर कृषि पारितंत्र की रचना करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कृषि पारितंत्र की रचना कौन करता है? तो खेत, किसान, पशु, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? कृषि पारितंत्र की रचना करते हैं। ठीक है साथियों, अगला है आपका क्या? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड अमेरिका के सहयोग से कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर खोली गई थी। ठीक है साथियों, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड अमेरिका के सहयोग से कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर क्या की गई थी? खोली गई थी। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट देखिएगा क्या है आपका कि राउरकेला इस्पात कारखाना 1953 में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है साथियों, राउरकेला इस्पात कारखाना 1953 में जर्मनी की सहायता से क्या किया गया था? खोला गया था। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में खोला गया था। ठीक है साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में खोला गया था। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट है आपका कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सन 1956 में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से खोला गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सन 1956 में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में खोली गई। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में खोली गई। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर बात करते हैं ट्रेन, यानी ट्रेन की पटरियों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? यानी ब्रॉड गेज होता है। तो ब्रॉड गेज के बीच की दूरी क्या होती है? दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर। ठीक है, मीटर गेज में कितना होगा? 1 मीटर का क्या होता है? दो पटरियों के बीच डिस्टेंस होता है। और नैरो गेज में क्या होता है? 0.762 मीटर। ठीक है, ये नैरो गेज की ट्रेनें जो होती हैं आपकी क्या होती हैं? पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलती हैं। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2008 को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 को लागू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को लागू किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को क्या किया गया? लागू किया गया। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 को राजस्थान में लागू किया गया था।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 से प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम 1982 से चालू किया गया था। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक है साथियों। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना हो गया, पहले आंध्र प्रदेश था, कि वहां के अनंतपुर जिले में उन्होंने क्या किया था? प्रारंभ किया था। कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेलंगाना राज्य के अनंतपुर जिले में प्रारंभ किया था। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला आता है आपका क्या कि काम के बदले अनाज योजना व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय नरेगा में कर दिया गया था तथा यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। ठीक है साथियों। यानी आपका काम के बदले अनाज योजना को क्या किया गया था? नरेगा में शामिल कर दिया गया था और 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में क्या कर दिया गया था? इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आपका आता है क्या कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। ठीक है साथियों। अगला स्टेटमेंट है मजदूरी 60 रुपए से कम नहीं होगी। मजदूरी कितनी? 60 रुपए से कम नहीं होगी। 2011 में 120 रुपए कर दी गई थी तथा 2016 में 160 रुपए कर दी गई तथा 2021 में 201 रुपए कर दी गई नरेगा की मजदूरी। ठीक है साथियों। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया। यानी इसका नाम नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा हो गया। ठीक है साथियों। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है साथियों। ठीक है साथियों। अगला स्टेटमेंट 399 आपका क्या कहता है कि भारत स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है साथियों। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तक देशांतरी विस्तार। ठीक है साथियों। 68 डिग्री से 7 अंश तक, 97 डिग्री से 25 अंश तक होता है। ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है 82 डिग्री 3 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय कितने से निर्धारित किया जाता है? 82 डिग्री 3 अंश से। ठीक है साथियों। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम से अरब सागर तथा दक्षिण से हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। क्वेश्चन बनता है कि भारत के पूर्व में क्या है? तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर कहाँ है? पश्चिम में है, हिंद महासागर दक्षिण में है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नेहरू जी हैं। ठीक है साथियों। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेहरू जी हैं। ठीक है साथियों। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। इन नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। ठीक है साथियों। केसरी व मराठा पत्रों के संपादक कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक। केसरी व मराठा पत्रों के संपादक आपके कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है साथियों। अगला स्टेटमेंट है आपका क्या कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? तो इसको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है साथियों। इंडिया विंस फ्रीडम रचना है किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इंडिया विंस फ्रीडम रचना है किसकी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है साथियों। स्वतंत्र भारत को प्रथम संसद के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर
1946 को संपन्न हुई। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को लागू किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है साथियों, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है साथियों, उसके बाद 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है साथियों, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई रबी की फसलें हैं जो जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में क्या होती हैं? काटी जाती हैं। ठीक है साथियों, धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली, उड़द, तिल, गन्ना, कपास खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में क्या होती हैं? काटी जाती हैं। उसके बाद तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां, जायद की फसलें हैं जो मार्च अप्रैल में क्या होती हैं? बोई जाती हैं। ठीक है साथियों, ये थे आपके क्या 416 क्वेश्चन आपके SCRT बेस। ठीक है, कुछ गलतियां अगर हो गई हों हमसे लिखने में, ठीक है, तो उसको आप कमेंट में दे दीजिएगा, तो आने वाले वीडियो में मैं उसे क्या करूँगा? सुधार दूंगा। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके बाद हम आपका साइकोलॉजी का नोट्स लेकर आएंगे जिसमें आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के क्या होंगे? कुछ स्पेशल फैक्ट होंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।